एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये जो एग्रीकल्चरल इनकम जो चैप्टर है एंड जो इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम हम लोग पढ़ते हैं, सो एज ए होल ऑफ द इंडिया ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पोर्शन है जहाँ पे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लाइक इंडियन पीपल आर एंगेज्ड ओके इन डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। So almost 50% of the world population are mainly engaged in agriculture activities, जहाँ से इनकम बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि एक्चुअली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से क्या होता है, मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी से क्या होता है, बेसिकली खाना हो गया, ठीक है, जो फूड्स वगैरह ग्रोन होता है, और या तो आपका कोई जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, ऑल द थिंग्स बेसिकली फ्रूट गेन्स रिलेटेड बेसिकली मोस्टली, एज वेल एज अदर थिंग लाइक फ्लावर्स हो गए, ओके, एज वेल एज समथिंग सम अराउंड थिंग लाइक कॉफी, टीज, ये सारे जो चीज होता है, ये मोस्टली रबर हो गया, ये सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़ा होता है। तो एग्रीकल्चर इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो व्हाट इज दिस एग्रीकल्चर, एक्चुअली एग्रीकल्चर होता क्या है? सो एग्रीकल्चर आपका ये जो है, सिंपल एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी, इट्स लाइक अ प्राइमरी एक्टिविटी विच लाइक एक्चुअली आप बोल सकते हो इसमें कि ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके। तो ये सारा प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। या तो आप ऐसा कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे वो फ्रूट्स वेजिटेबल का ग्रोइंग होता है, वहां से आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो गया, या तो आपको कुछ रेंट आ गया, ठीक है, ये सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पड़ता है। और ये जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज जो है, यहाँ से जो भी इनकम आपको आता है, ये सारा आपका एग्रीकल्चर इनकम कहला जाता है, ये सारा आपका एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है, करेक्ट। सो अगर मैं आपको बोलूंगा कि एग्रीकल्चर बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर है, ओके, इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या इंक्लूड रहता है बेसिकली, जैसे मान के चलो आप लोग, आपको मैंने जैसे बोला कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ओके, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे एक्टिविटी में आता है, ठीक है। या तो हो गया आपका ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, या आप बोल सकते हो एनी इनकम डिराइव्ड, और जो कोई इनकम अगर मेरे पास आता है फ्रॉम, अच्छा, एनी इनकम डिराइव इन द फॉर्म ऑफ रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। अगर ऐसा कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे बेसिकली ये सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है और आपको वहां से कुछ रेंट आता है, या तो कोई इनकम या रेवेन्यू आपको आता है, तो मैं उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी लाऊंगा, एज वेल एज मैं उसको बोलूंगा एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो ये हो गया एनी इनकम डिराइव, तो ये मेरा एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम है, ये मेरा एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। मैं आता हूँ एग्रीकल्चर इनकम क्या है, मतलब पहले मैंने आपको एग्रीकल्चर चीज मतलब बता दिया क्या एग्रीकल्चर क्या है। दिस इज एक्चुअली प्राइमरी एक्टिविटीज, ओके। अगर आपको मतलब एग्रीकल्चर जो है, अब एग्रीकल्चर में एक्चुअली जो इनकम है, जो इनकम आपका एग्रीकल्चर से आता है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन देके रखा हुआ है। एक्चुअली ये एग्जेम्पशन जो है ये सेक्शन 10(1) में कवर होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो देखो क्या यहाँ पे मैंने क्या बोला, एज पर सेक्शन 10(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। द रीजन बिहाइंड दैट, एक्चुअली हर एक चीज के ऊपर लॉजिक होता है, ठीक है। मैं जैसे जब भी कोई चीज बताऊंगा उसके ऊपर में अगर लॉजिक एस्टैब्लिश्ड है, कोई लॉजिक है, डेफिनेटली मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ भी कारण, मतलब कुछ भी अगर चीज आपके साथ होता है, कुछ भी होता है, तो सम रीजन बिहाइंड दैट। सो डेफिनेटली अगर इनकम टैक्स एक्ट ने कोई भी छूट इसको दिया है ना, उसके पीछे रीजन है, डेफिनेटली क्या रीजन है देखो।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया do not give any right to the parliament to levy tax on agricultural income, and it gives exclusive power to the state legislature to make laws with respect to taxes on agricultural income. So constitution of india मतलब क्या, constitution of india मतलब एक्चुअली होता है जहां पे सारे लॉज, ठीक है, जहां पे सारे लॉज जो होता है, सारे लॉज जहां पे बनता है, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा रहता है सारा चीज, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा सारा चीज, लॉज वगैरह, इनकम टैक्स एक्ट, सारा चीज जो भी कंपनी एक्ट हो या लॉ हो या सारे दूसरा भी एक्ट वगैरह हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे एक्ट है, जैसे शेयर मार्केट का जो एक्ट होता है वो सेबी एक्ट, मतलब सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, या तो बहुत सारा जितना भी एक्ट है इंडिया में वो सारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा रहता है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सारा चीज रहता है वहां पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम कि पार्लियामेंट को कि आप ना कोई भी टैक्स एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लगा नहीं सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट मना कर रहा हूं, नहीं लगा सकते हो आप, डजंट गिव एनी राइट टू द पार्लियामेंट टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड बट स्टेट को बोला गया है, जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जैसे पार्लियामेंट हो गया सेंट्रल में जो भी काम होता है सेंट्रल में वो पास होता है पार्लियामेंट से, और स्टेट में कोई एक्ट आ गया नया या स्टेट में कोई लॉ बन गया तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू पास होता है, करेक्ट। तो स्टेट का लॉ, स्टेट का एक्ट जो होता है वो स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वहां से पास होता है, एंड सेंट्रल लॉ जो बनता है, सेंट्रल एक्ट जो बनता है वो सारा चीज पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है, ओके। तो स्टेट को स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि स्टेट के पास ही ना मोस्ट ऑफ द, जैसे मान के चलो आप अगर एग्जांपल दोगे तो स्टेट मतलब बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, बहुत महाराष्ट्र में बहुत सारा जगह है जहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है, ठीक है, बिहार में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है। तो ये सारे जहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है तो गवर्नमेंट को स्टेट फॉरवर्ड पावर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपको अगर लगता है कि आपको कोई टैक्स लेना है उनके ऊपर, यू कैन डू दैट, बट पार्लियामेंट को बोला गया सेंट्रल में एकदम कि कोई भी आपको टैक्स में लागू नहीं करने दूंगा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, करेक्ट है। अब ये एग्रीकल्चर इनकम जो है ये एक्चुअली आपका बहुत मतलब टिल 1971 से, ठीक है, इसमें कंट्रडिक्शन चल रहा है, क्योंकि क्या कंट्रडिक्शन चल रहा है इसमें कि यहाँ पे बोला गया कि सारा इनकम को आप टैक्सेशन में लाते हो, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो बहुत ज्यादा, जैसे मान के चलो जिन लोगों का बहुत बहुत ज्यादा लैंड्स रहता है वो लोग इतना ज्यादा मतलब ग्रोइंग करते हैं, क्रॉप्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स, उन लोगों का इनकम तो बल्क में इनकम आता है, बहुत ज्यादा इनकम आता है। तो बहुत जन ने बोला था, जो भी मतलब जो भी आप बोल सकते हो कि लॉ मेकर्स है, ठीक है, जो एक्ट को बनाते हैं, ठीक है, फाइनेंस जो मिनिस्टर्स भी है, ठीक है, वो लोग बहुत जगह पे बोला गया है कि एक्चुअली एक्ट में कि क्यों एग्रीकल्चर इनकम को आप लोग टैक्स में नहीं ला रहे हो, जैसे बहुत सारा रिच फार्मर्स है, ठीक है, तो जैसे रिच फार्मर हो गया, ठीक है, जो लोग काम रिच फार्मर होते हैं उन लोगों के पास बहुत इनकम जनरेट होता है एग्रीकल्चर से, लेकिन जो लोग मार्जिनल फार्मर नॉर्मल, जैसे मान के चलो कोई सिर्फ पोटैटो ग्रोइंग करता है, कोई सिर्फ ऑनियन ग्रोइंग करता है, कोई सिर्फ नॉर्मल एक फ्रूट्स ग्रोइंग करते हैं, जैसे एप्पल्स हो गया, जैसे मान के चलो आपको मैं बोलता हूँ एप्पल छोड़ो आप नॉर्मली जैसे हो गया पंपकिन हो गया, ठीक है, तो ये सारा जो चीज होता है, ठीक है, तो आप अगर या कोई वेजिटेबल्स ही मान लो आप, ठीक है, तो ये जितना भी मार्जिनल फार्मर रहता है, जो लोग एक दो सब्जी के ऊपर मैक्सिमम डिपेंड करते हैं, एक दो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को मैक्सिमम डिपेंड, तो उन लोगों का कम इनकम रहता है, तो दैट इज वाई बहुत रिच फार्मर भी है, बहुत मार्जिनल फार्मर भी है। तो ये अभी भी डिबेट में चल रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम और टैक्स के परव्यू में लाना है या नहीं लाना है, वो डिस्कशन है, वो दिस इज सेपरेट टॉपिक, ओके, वी विल ओनली फोकस ऑन द particular topic, but for the knowledge of your, okay, I am just sharing with you the thing that is going on far behind, okay, from since 1971. So basically finance act 1973 में कुछ बात हुआ था, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट बेसिकली बात हुआ था कुछ, उसमें क्या किया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, एग्रीकल्चर इनकम को जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, जैसे मान के चलो एक फार्मर है, वो क्रॉप ग्रोइंग करता है, ठीक है, अब क्रॉप ग्रोइंग करने से उसके पास पूरा इनकम आ गया, अब वो क्या करता है, अब उसके पास एक कोई जगह है, ठीक है, एक जगह पे वो एक बिल्डिंग बना कर रखा है, उसको भी भाड़ा पे देता है, तो वहां से भी उसका इनकम जनरेट होता है। वो क्या करता है, वो बिल्डिंग के में दूसरे किसी को बोलता है कि आप सब्जी जमा करो, वहां पे आप स्टोर के हिसाब से रखो, यूज करो, लेकिन उसको भाड़ा दो, तो वो आपका कोई एग्रीकल्चर इनकम एक्टिविटी नहीं है, उससे आपका इनकम आ रहा है, रेंटल इनकम आ रहा है, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्डिंग वहां पे आप लगा मतलब आप बिल्ड किए हो और उससे इनकम आपका जनरेट हो रहा है, और आप यहाँ से ग्रोइंग क्रॉप से कुछ इनकम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने मान के चलो आपने कुछ वेजिटेबल्स या आप मान के चलो टी ग्रोइंग कर लिया, वहां से आपका कुछ इनकम है, तो आपका देखो मिक्स इनकम हो गया, एक तो हो गया आपका
एग्रीकल्चर इनकम, एक हो गया आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब फाइनेंस एक्ट 1973 लाया था, वहां पे बोला था कि आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है, मैं एग्रीकल्चर इनकम को ना नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ क्लब कर दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा। क्लब का मीनिंग होता है ऐड कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। दैट इज अ सेपरेट कैलकुलेशन, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ओके। नाउ उसके बाद क्या बोला यहां पे, एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम में तभी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करूंगा, इसमें भी गवर्नमेंट कंडीशन लगा के रखा है। एग्रीकल्चर इनकम जो है आपका, जैसे मान के चलो आपका एग्रीकल्चर इनकम जो है, ठीक है, एग्जाम्पल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, तो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम स्टोर्स, ठीक है। तो अब इस दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 1973 में बोला था कि इसको क्लब करना है, उसके बाद नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन करना है, लेकिन उसके पहले भी हम लोगों को एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है नॉर्मली वो डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो सेपरेट कैलकुलेशन है। अब मान के चलो कि मेरा यहां से इनकम, एग्रीकल्चर इनकम से एग्रीकल्चर इनकम जो है वहां से मेरा 5000 का इनकम होता है एनुअल, ईयरली 5000 का इनकम होता है, और यहां से मान के चलो आपका 5.5 लाख का इनकम होता है, ठीक है। यहां पे सिर्फ मेरा 5000 इनकम होता है, ये आपका 5.5 लाख का इनकम होता है। तो अब ये सिचुएशन अगर एग्जिस्ट होगा, ऐसा सिचुएशन अगर होगा, तो आप ना एग्रीकल्चर इनकम को भूल जाओ, आप सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर टैक्स पे करो, आप सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कैलकुलेशन करो, नॉर्मल टैक्स पे करो। आपको एग्रीकल्चर इनकम क्लब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम को क्लब करने का या ऐड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये 6000 हो गया सपोज, तो आप इसके साथ 550 को ऐड कर दो, तब जाके आप 556 जो है आप उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करो, जो इनकम टैक्स एक्ट में जैसे एक्ट ने बोला है, ठीक है, जो सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है कैसे कैलकुलेशन करना है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। या नाउ अब हम लोग को एक बेसिक फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, एग्रीकल्चर इनकम कहां से आया है, एग्रीकल्चर इनकम में हम लोग कैसे एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम से क्लब करेंगे, एज वेल एज एग्रीकल्चर इनकम का बैकग्राउंड क्या है, एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, तो हम लोग अभी सब कवर किए जस्ट, ओके। सो एक चीज याद रखना है, इट इज एन प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें आपको ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स हो गया, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स हो गया, या तो आप कोई ऐसा लैंड पे कुछ मतलब किसी को देके रखो जहां से आपका कुछ इनकम हो गया, ठीक है, वो लैंड आपका एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ही बोला गया तो एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को कब क्लब करना है, अब कब क्लब नहीं करना है, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्रीकल्चर तो पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम लोग देखते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। देखो एग्रीकल्चर इनकम जो है उसका जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन सेक्शन 2(1)(a) में इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है, ठीक है, सेक्शन 2(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है। क्या क्या है, एग्रीकल्चर इनकम मींस द लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। आपका एग्रीकल्चर इनकम में तब मानूंगा जब आपका कुछ, अगर मान के चलो कोई लैंड से अगर इनकम हो रहा है और वो लैंड आपका इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है, दैट्स द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो आपका कोई अगर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ है और वो आपका इंडिया में सिचुएटेड है और वहां से आपको कुछ इनकम आ रहा है, वहां से आपको कुछ इनकम आ रहा है, देन आई विल से दैट इज अ एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज अ एग्रीकल्चरल इनकम एज पर सेक्शन 2(1)(a). गॉट इट। नाउ एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम सच लैंड, मैंने आपको अभी बोला था ये जो ऊपर का पॉइंट है, ये आपका कोई अगर ऐसा एग्रीकल्चर लैंड है जहां से आपका इनकम फ्लो हो रहा है, इनकम आपके पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल, आप दूसरे को दे के रखे हो, आपने बोला कि आप उसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशन एक्टिविटी कुछ भी करो आप वहां पे, तो उसके लिए आपके पास अगर कुछ इनकम आता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, तो आप उसको बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ये काइंड में भी हो सकता है या कैश में भी हो सकता है, क्वेश्चन में ये ट्रिकी रहता है। अब आप लोग जब मतलब एग्जामिनेशन में दोगे या
कभी भी मतलब फ्यूचर में आप इसको डिस्कस करोगे तो याद रखना है कैश या कैन बोथ में हो सकता है ये, ठीक है। रेंट और एनी रेवेन्यू जब आता है आपके पास वो पर्टिकुलर लैंड से। इसके बाद बोला एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। अगर आपका कोई फार्म हाउस है, वहां से आपको कुछ इनकम आ रहा है, आपका कोई फार्म हाउस है, अगर आपको वहां से अगर इनकम आ रहा है तो भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। फार्म हाउस का मतलब समझ ही गए, ठीक है। नॉर्मली जो फार्म हाउस रहता है, बहुत जन का फार्म हाउस रहता है जहाँ पे बहुत सारा मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिलेटेड बहुत सारा काम होता है, उसको हम लोग फार्म हाउस बोल सकते हैं। जैसे हॉर्स का फार्म हाउस हो गया, जैसे शिप का फार्म हाउस हो गया, या जैसे बहुत सारा वेजिटेबल्स का फार्म हाउस होता है, तो वैसे ही हम लोग उसको भी बोलेंगे फार्म हाउस नॉर्मली। जो और वहां से जो इनकम आएगा उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर करेंगे जब बिलो कंडीशन, टोटल 5 कंडीशन से उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। तब टोटल देयर आर 5 कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई करता है देन आई कैन से दैट इज द एग्रीकल्चर इनकम बेस्ड ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्म हाउस, करेक्ट। नाउ व्हाट क्या बोला यहाँ पे देखो, ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। तो जो कल्टीवेटर जो ग्रोइंग मतलब क्रॉप्स को ग्रो करता है, ठीक है, वो खुद ही उस फार्म हाउस को लेकर रखा हुआ है, या तो लैंडलॉर्ड जो है, जो मतलब वो लैंड का जो मालिक है, जो लैंड का जो ओनर है, उनको कुछ इनकम मिल रहा है बाय द फॉर्म ऑफ रेंट, उनको कुछ इनकम मिल रहा है बाय द फॉर्म ऑफ रेंट। तो दो चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ कि जो मेन कल्टीवेटर है, जो मतलब फसल को जो उगाते हैं बेसिकली, ठीक है, जो मतलब एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज जो करते हैं, मेनली ग्रोइंग करते हैं क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, वो लेके रखा हुआ, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, उसमें वो कुछ काम कर रहे हैं, वहां से कुछ इनकम जनरेट होती है। या तो कोई अगर रेंटल इनकम लैंडलॉर्ड के पास जा रहा है वो उस पर्टिकुलर फार्म हाउस से, तो उसको भी मैं मानूंगा कि एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट, शुड बी ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मतलब आपने उसमें कुछ उसमें ऐसा चीज रखे हो कि आपका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, वहां से जो भी आपका फसल आता है, जो भी आपका वेजिटेबल्स वगैरह, जो भी एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज से आता है, वो वहां पर स्टोर करके रखे हो। ओके, नेक्स्ट, सिचुएटेड इन एग्रीकल्चर लैंड और इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। सिचुएटेड एग्रीकल्चर लैंड, डेफिनेटली एग्रीकल्चर लैंड तो होना चाहिए। डेफिनेटली आपका अगर फार्म हाउस है तो वो एग्रीकल्चर लैंड में होना चाहिए ना बेसिकली, अदरवाइज आपको मैंने कैसे बोलूंगा कि आपका वो इनकम में कंसीडर करूंगा, क्योंकि मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। डेफिनेटली तो वो मैं एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे मानूंगा अगर फार्म हाउस आपका है, एंड प्रोवाइडेड अगर वो मतलब फार्म हाउस अगर मान के चलो एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा नहीं है, लेकिन अगर मान के चलो ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो ठीक है, और सिर्फ इसको यहाँ पे मान के चलो 1 फुट या 2 फुट छोड़ के एकदम इसके पास आजू बाजू में, इसका आजू बाजू में एकदम आसपास में अगर आपका लैंड है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई वो भी आपका एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से माना जाएगा, और उसमें से भी जो इनकम आपका जनरेट होगा वो फार्म हाउस का इनकम होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम में डाला जाएगा। सिंपल। तो एग्रीकल्चर लैंड सिंपल, वहां से तो फार्म हाउस का इनकम होगा ही होगा। एज वेल एज कोई अगर विसिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर वो लैंड है, अगर एग्रीकल्चर लैंड से अगर वो विसिनिटी मतलब आजू बाजू में एकदम आसपास में 1 फीट 2 फीट का मतलब डिफरेंस बोल सकते हो, ये तो अटैच भी बोल सकते हो, क्योंकि लैंड तो क्या होता है, बाहर में आप जब जाओगे देखोगे तो वो लैंड एकदम ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे एकदम ऐसे जुड़ा रहता है, एकदम हाथों हाथ ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, करेक्ट। एंड नेक्स्ट, लैंड सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में होना नहीं चाहिए, नॉन अर्बन एरिया में होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, नॉन अर्बन एरिया में होना चाहिए। अब ये अर्बन एरिया है क्या, अब अर्बन एरिया आपको जानने से नॉन अर्बन एरिया आपको समझ में आ जाएगा। अर्बन एरिया जो होता है उसको बोला जाता है बेसिकली जो कि लोकल म्युनिसिपल जो लिमिट है, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में दिया, लोकल म्युनिसिपल जो लिमिट है उसका विद इन 8 किलोमीटर में अर्बन एरिया सिचुएटेड होता है, ठीक है। लोकल म्युनिसिपल एरिया जो होता है उसके विद इन 8 किलोमीटर आपका ये पूरा अर्बन एरिया बोला जाएगा, उसके बाहर जो भी हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन अर्बन एरिया। एज वेल एज वो नहीं, उसके साथ आपका पॉपुलेशन जो है वो आपका 10,000 और मोर जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग अर्बन एरिया में बोलेंगे। तो अर्बन एरिया इज नथिंग बट द एंटायर एरिया सिचुएटेड विद इन द लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी विद इन 8 किलोमीटर हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। जो लोकल म्युनिसिपैलिटी में सिचुएटेड है एंड जो विद इन 8 किलोमीटर के लिमिटेड में है, मतलब जो भी म्युनिसिपैलिटी है, जितना भी म्युनिसिपैलिटी है उसके 8 किलोमीटर में लिमिटेड में एंड पॉपुलेशन उसका 10,000 से ज्यादा है, तो उसको अर्बन एरिया बोलूंगा। तो डेफिनेटली इसको उल्टा होगा तो मैं नॉन अर्बन एरिया बोलूंगा। 10,000 पीपल से मतलब ये है, और जो 8 किलोमीटर से बाहर है, जो भी एरिया आपका 8 किलोमीटर से आउट ऑफ परव्यू है लोकल म्युनिसिपल लिमिट से, एज वेल एज 10,000 जो आपका पॉपुलेशन है उसका मतलब कम हो जाता है, उसका कम हो जाता है, तो मैं उसको सबको बोलूंगा नॉन अर्बन एरिया, ठीक है। एज वेल एज लास्ट का जो पॉइंट है देखो, ये इंटरेस्टिंग है, लैंड सब्जेक्ट टू लोकल टैक्स। लोकल जो टैक्स है ना, अगर मान के चलो आपका कोई ऐसा है, कोई पंचायत है, ठीक है,
क्योंकि गांव-गांव में पंचायती वगैरह सब रहता है, ठीक है। या तो आपका कोई कैंटनमेंट बोर्ड है, ठीक है, या तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जहां पे आप टैक्स जमा करते हो, तो वो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड टैक्स होना चाहिए, आपको पे कर रहे हो आप, ठीक है। तो सिंपल है, पांचों ये कंडीशन जो मैंने बताया अभी, जो मतलब कल्टीवेटर जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा है, या तो आपका जो लैंडलॉर्ड है उसको उनको कुछ रेंट आ रहा है फार्म हाउस से, या तो आपका ड्वेलिंग हाउस या स्टोर हाउस के हिसाब से आप उसको यूज करो। ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस का मीनिंग होता है जहां पे आपका फसल वगैरह सारा चीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए होता है और जहां पे आप वो सारे चीज जमा करते हो। थर्ड है आपका बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, ठीक है, या तो आपका एग्रीकल्चर लैंड से वो जुड़ा रहना चाहिए, एकदम आजू बाजू में रहना चाहिए, ऐसे एकदम ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, लैंड सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया, तो जो अर्बन एरिया होता है वो विद इन 8 किलोमीटर म्युनिसिपल लिमिट में सिचुएटेड होता है एंड जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर होता है। लेकिन इसका अगर वाइस वर्सा बोलूंगा, जो एरिया आपका 8 किलोमीटर बियॉन्ड में है, बाहर में है, एज वेल एज 10,000 से कम पॉपुलेशन है, उसको मैं नॉन अर्बन एरिया बोलूंगा। एज वेल एज आपको लोकल टैक्स पे करना पड़ेगा जो लैंड आपका सिचुएटेड। दैट्स ऑल। दिस इज वेयर द इनकम ऑफ फार्म हाउस शुड बी टेकन एज अ एग्रीकल्चर इनकम एज पर सेक्शन 2(1) है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, एनी इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीडिंग्स ग्रोन इन नर्सरी। अब नर्सरी, आप जो तो रास्ते में चलते हो, रास्ते में चलते तो देखोगे बहुत जगह पे नर्सरी रहता है, छोटा छोटा ऐसे ट्रीज वगैरह रहता है, ट्री नहीं बोलूंगा उसको सैपलिंग्स बोलूंगा, वो बिकता है। आप अगर मान के चलो कि जैसे बहुत जगह पे ना मतलब मार्केट बैठता है, ठीक है, मतलब वीकली होता है या तो बाई वीकली होता है, ठीक है, ऐसे मार्केट होता है जहाँ पे आपका सारा सामान मिलता है, बहुत सस्ते में मिलता है, ठीक है। उन लोगों को मैं बोलता हूँ, हम लोग लोकल मार्केट बोलते हैं, लोकल हाट टाइप का बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो वहां से आपका अगर मान के चलो वो अगर सैपलिंग्स या सीडलिंग्स अगर बेच के कुछ इनकम आपका आता है, तो मैं आपको बोलूंगा उसका एग्रीकल्चर इनकम बोल पाऊंगा। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे सैपलिंग्स का आपको देखिए कितना सुंदर तरीके से एक फोटो दिया, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा है, कितना मॉर्निंग का जो लाइट है, एक लाइट का जो मतलब जो लाइट का जो मतलब एक पॉइंट, मतलब एक छोटा सा एक पॉइंट बोल सकता, वो एकदम सैपलिंग्स के ऊपर पड़ा। ये मतलब जस्ट आपका जो ट्री है ना, ट्री में आपने सीड्स दिया था, बुना था सीड्स को, ठीक है, वेडिंग किया था, वो अभी जस्ट उग के आया हुआ है, ऐसे 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 उग के आया हुआ, जो देखो कितना सुंदर लग रहा है ये चीज। तो इसको हम लोग सैपलिंग बोलते हैं। और सीडिंग क्या बोलते हैं, सीडिंग सिंपल आपका पंपकिन का जो अंदर में जो सीड्स रहता है उसको आप अगर सॉइल में डालोगे और उसको अच्छी तरह से अगर वो उसको मिक्स अप कर दोगे सॉइल के अंदर में, तो उसको सीडिंग बोलते हैं, जहां से आपका ये सारे चीज इतना छोटा छोटा सैपलिंग्स वगैरह जन्म होगा उन लोगों का, ठीक है, क्लियर है। तो सैपलिंग्स या सीडलिंग से भी आपका कुछ इनकम होता है ग्रो करने से, तो उसको भी मैं एग्रीकल्चर इनकम बोलूंगा। क्लियर है बच्चों, एकदम एकदम, चलो बढ़िया। अब एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है वो तो एक्चुअली आपका एक्ट में क्लियरली डिफाइन नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या है ये डिफाइन में क्लियरली नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है वो दोनों पार्ट में बांट के सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो वो आपको दोनों पार्ट में क्या क्या है, देखो एक बार एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज होता है उसको दोनों ऑपरेशन में या दोनों पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका बेसिक ऑपरेशन और एक आपका सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन होता है कि जो प्राइमरी स्टेज होता है ना, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है उसका जो प्राइमरी स्टेज होता है उसको बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, बेसिक ऑपरेशन हो गया। अब ये जो सैपलिंग्स उग गया इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, इसको इतना अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ये एक बड़ा सा ट्री हो जाए, बड़ा सा एकदम ट्री हो जाए, शेप अच्छा हो इसका, इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना हो, या तो इसमें कुछ ऐसा ना हो कि ये अभी मतलब बड़ा हो जाए और इसके बाद इसमें कुछ दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो ये ना बचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इतना अच्छी तरह से ग्रो करना है ताकि ये एक अच्छा ट्री बने, ठीक है, जहां से आपको कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि हम लोग मतलब मोस्टली जो लोग इनकम एग्रीकल्चर इनकम करते हैं उन लोग देखते हैं कि बेनिफिट हम लोग कैसे मिलेगा हमको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने से। तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन वो सारी चीज होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं चलो। बेसिक ऑपरेशन में क्या बोलेंगे, इट इन्वॉल्व सर्टेन ऑपरेशन लाइक एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन स्किल्स एंड लेबर अपॉन द लैंड इटसेल्फ। तो आप मतलब एक बंदे, जैसे मान के चलो मेरा एक जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, मैं वहां पे क्या करूंगा, पंपकिन का सीड्स वगैरह पहले टिलिंग करूंगा, वहां पे डालूंगा लैंड में, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से सॉइल में पूरा लैंड में डालूंगा। उसके बाद वो जो सीड्स है उसको अच्छी तरह से साइड में पूरा जगह पे आपको मैं सोइंग कर दूंगा, मतलब उसको बुनना, ठीक है, साइड में पूरा अच्छी तरह से उसको दे देना, ठीक है, ताकि मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आपका सारा दे दो, लेकिन आपको वहां पे मतलब जैसे ना सुई धागा जो होता है जैसे आप बुनते हो वैसे ही आपको सारा चीज मतलब पूरा लैंड में इतना अच्छी तरह से देना पड़ेगा कि वो पूरा अच्छी तरह से उसको उसमें छोटा छोटा ये से सैपलिंग्स बने, अच्छा छोटा छोटा जो ट्रीज होता है, प्लांट्स होता है वो उगे, ठीक है। एंड प्लांटिंग तो नॉर्मल जैसे मैंने आपको बोला अभी, ये बेसिक ऑपरेशन होगा, प्लस इसके साथ एडिशन में होगा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन लाइक आफ्टर द क्रॉप स्प्राउट्स, मतलब जैसे जैसे उगा ट्रीज, ठीक है, छोटा सा प्लांट, उसके बाद आपको वेडिंग करना पड़ेगा, आपका क्या करना पड़ेगा, टेंडिंग करना पड़ेगा, उसका कटिंग करना पड़ेगा, मैन्योरिंग एंड हार्वेस्टिंग, सारा आपका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है
आपको उसको कटिंग अच्छी तरह से करना पड़ेगा, आपको उसको अच्छी तरह से पूरा वीडिंग करना पड़ेगा, सारे जगह से देख के कहाँ पे बहुत सारा मतलब होता है ना इंसेक्ट्स वगैरह, तो उसको काट के अच्छी तरह से ठीक करना पड़ेगा। एंड आपको उसको मैन्युअरिंग करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा अच्छी तरह से, हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है। उसको प्रिजर्व पूरा करके वाटर्स अच्छी तरह से देके, जैसे जहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे दिया पे देखो सनलाइट कितना अच्छी तरह से, आपको ये सारा चीज देखना। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी प्लांट बिना 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 लाइट का आपको कैसे वो मतलब करेगा। बहुत सारा प्लांट होता है बिना लाइट का भी रह सकता है, लेकिन मोस्टली आपका जो प्लांट्स वगैरह रहता है वो उनको लाइट का जरूरी पड़ता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। वाटर के साथ वो जो खाना बनाता है ना बेसिकली दिन में, तो उनको लाइट का जरूरी पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए लाइट, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। वो हार्वेस्टिंग में पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑपरेशन होता है, ये दोनों ऑपरेशन आपका आना चाहिए, ये दोनों ऑपरेशन आपका आना चाहिए, तब जाके मिक्सिंग करने से ये दोनों ऑपरेशन हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, और यहां से आपका अगर कुछ इनकम जनरेट होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए डाला है, जो एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो मोस्टली आपका एग्रीकल्चर इनकम का और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का बेसिक आइडिया आया जाएगा, एज वेल एज आपका एग्जामिनेशन पर्पस के व्यू में भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये मैंने नॉलेज के लिए इतना अच्छी तरीके से लिखा है पूरा, आपको ये मतलब आप कोई अगर मान के चलो कि थोड़ा हायर स्टडीज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर रिवीजन भी कर लेगा ना बेसिकली, जैसे कोई प्रोफेशनल वगैरह होता है तो बेसिक चीज ये अगर रिवीजन भी कर लेंगे तो उनको भी हो जाएगा काम। जैसे सीए में भी जो होता है वो लोग भी रिविजन करेंगे तो उनका भी काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, देखो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, एक्सेस स्पॉन्टेनियस ग्रो, ठीक है। फ्लावर्स और ये छोटे छोटे जो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो आपको अगर मान के चलो ग्रो करते हो, वहां से आपका कुछ इनकम होता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन स्पॉन्टेनियस ग्रोथ नहीं होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ का मतलब क्या पता है? जैसे आपका एक ट्री है, आप उसको कट कर दिए, आपका एक ट्री आप उसको कट कर दिए, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट में होता है, क्या होता है, बहुत सारे जन फॉरेस्ट को अच्छी तरह से रखने के लिए, जहाँ पे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फॉरेस्ट में, जो मतलब जो लाइव एनिमल्स रहते हैं वो लोग अगर मतलब मान के चलो सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्या करता है, वो लोग कट कर देता है, ठीक है, एकदम ग्रास रूट के पहले से ऊपर से कट कर देता है। अगर वो ऑटोमेटिकली वो मतलब उसका फिर से जन्म हो जाए तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ मतलब होता है जिसको आप नॉर्मली नेचुरली काट दिया और वो नेचुरल वे से खुद ही खुद उग जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जिसमें ह्यूमन एंड कोई लेबर स्किल नहीं रहेगा, उसको स्पॉन्टेनियस ग्रोथ कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टोबैको लीव्स आफ्टर बीइंग ड्राइड। तो टोबैको लीव्स जो रहता है वो आपको अगर ड्राई करने के बाद आप अगर उसको सेल करते हो, जैसे होता है छोटा छोटा पत्ता की तरह होता है वैसे वो लीव्स, उसको ड्राई करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है, तो उसके बाद ही वो सारा चीज बनता है, ठीक है। टोबैको रिलेटेड सारा चीज जो रहता है, गंदा चीज जो रहता है वो बनता है, ठीक है। लेकिन उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं लोग वो ही है। तो अब चलो, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर गेजिंग ऑफ कैटल रिकॉर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो गेजिंग ऑफ कैटल मतलब जो कैटल वगैरह जो लोग चलते हैं ना बेसिकली गेज करते हैं वो लोग, मतलब जैसे आप पीछे में मतलब देखोगे ना बेसिकली ऐसे कुदाल टाइप का रहता है कुछ, वो लोग गेजिंग करके चलते हैं, तो वो आप लैंड लीज कर दिए हो किसी को, ठीक है, वो उसके काम के लिए पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए, मतलब उसको कुछ फसल वगैरह कुछ उगाना है, कुछ करना है, उसके लिए वो काऊ हो गया या बफेलो हो गया, वो मतलब लैंड के ऊपर से वो चला के उसको बोइंग कर रहा है, ठीक है, ब्रीडिंग कर रहा है अच्छी तरह से। तो ये सारा जो चीज होता है, यहाँ से अगर कुछ आपका रेंटल इनकम होता है जो लीज रेंटल मिल बोल सकते हो, तो उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। करेक्ट है बच्चों? एंड नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा रिसीव बाय अ पार्टनर्स फ्रॉम अ फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन में इंक्लूड है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, तो वहां से अगर कोई पार्टनर अगर है जो काम करता है, उनको अगर कुछ सैलरी इनकम होता है, कुछ इंटरेस्ट इनकम होता है, ठीक है, कैपिटल अगर वो इन्वेस्ट किया या एज वेल एज आपका कुछ अगर मान के चलो वो फर्म से अगर कुछ प्रॉफिट इनकम होता है, वो सारा चीज एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इनकम अर्न बाय एसएससी फ्रॉम रनिंग अ डेयरी विच इज प्योरली इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन डाला है, इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन, इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तो ये क्या है मतलब इसका अगर मान के चलो कोई डेयरी फार्म है, ठीक है, मतलब मान के चलो जहाँ पे काऊ है, बफेलो है, वहां पे डेयरी अगर फार्म है, अगर वो सिंपल सा चीज है कि वहां पे अगर जो डेयरी फार्म है वहां से अगर कुछ इनकम जनरेट हो रहा है और वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन से प्योरली एंगेज्ड है, प्योरली, और वो एकदम ही एग्रीकल्चर ऑपरेशन माना जाएगा, तब जाके आपका एग्रीकल्चर इनकम कहला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम में चलते हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या बोला है, देखो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम सिंपली आपका जो वो होता है ना बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है, आप लोग देखते हो, ठीक है, चिकन वगैरह का जो फार्मिंग वगैरह होता है, ठीक है, वो पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया, स्टोन क्वारीज हो गया, ब्रीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक हो गया, बटर चीज हो गया, मेकिंग, ये सारे आपको बोल सकते हो नॉन एग्रीकल्चर। क्यों पता है?
ये एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा नहीं है, ये आप वाटर के ऊपर काम करते हो या तो आप नॉर्मली रखते हो, कोई एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा ही नहीं है, तो आप इसको कैसे मानोगे? आप कोई भी जगह पे इसको कर सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग कोई भी जगह पे कर सकते हो, आप उसको थोड़ा शेडिंग कर देना, शेडिंग करने के बाद एक अच्छी तरह से पूरा मतलब थोड़ा एक घर को बिल्ड कर लेना, उसके ऊपर में चाला तरह दे देना, मतलब चाला टाइप का जो होता है बेसिकली एस्बेस्टस स्टील टाइप का जो होता है वो दे देना, आपका काम हो जाएगा, बन जाएगा आपका। फिशरी में तो वाटर लगता है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड का क्या जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। अच्छा, आपका फॉरेस्ट में आप जाते हो, फॉरेस्ट में जाओगे, आप कभी फॉरेस्ट में जाओगे या तो कोई मैदान में खेलने के लिए जाओगे, वहां पे क्या करता है, ग्रास को ऐसे कट करता है ताकि वो अच्छी तरह से बने, और लेकिन वो अपने आप उग जाता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा पानी वगैरह देता है लेकिन अपने आप उग जाता है ना। फॉरेस्ट में भी आप जाओगे देखोगे क्या होता है, ग्रास को कट करता है ताकि फॉरेस्ट में जो विजिटर आते हैं वो लोग ताकि अच्छी तरह से देख पाए, घूम पाए, लेकिन वो अपने आप उग जाता है, वो अपने आप बड़ा हो जाता है। तो वो सारा चीज अगर होता है, वहां से अगर कोई इनकम आपका होता है तो आपने एग्रीकल्चर इनकम नहीं मालूम, कि मैंने बोला था स्पॉन्टेनियस ग्रोथ आपका नेचुरल ग्रोथ है, उसमें कोई ह्यूमन लेबर स्किल नहीं लगता, उसमें कोई मेहनत नहीं लगता, वो आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है ही नहीं, तो मैं इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानूंगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी विच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी विच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, अगर कोई फर्म या अगर कोई एंटिटी या कोई इंडियन कंपनी अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, वहां से आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा है, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपसे आपका कोई मतलब नहीं है वो कंपनी का, ठीक है, आप सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट करके रखो, आप उसके लिए साल भर के एंड में आपको एक पैसा मिला है, वो जो कंपनी इंडियन कंपनी जो पैसा कमाया है, प्रॉफिट जो कमाया है, वहां से आपको 1 रुपया दिया, 10 रुपया प्रॉफिट कमाया, 1 रुपया आपको बांटा, ताकि आपका भी मन खुश और कंपनी भी खुश कि इन्वेस्टर जो है वो खुश हो गया। तो उससे अगर कुछ आपका जो ये जो इनकम हो गया आपका डिविडेंड इनकम, ये आपका एग्रीकल्चर इनकम माना, क्योंकि आपका भाई कहाँ एक्टिविटी है, आपका इनकम जो है वो तो दूसरा कमा के आपको दे रहा है, लेकिन आपका क्या मेहनत है भाई, आप तो कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपका इनकम जो डिविडेंड इनकम वो क्यों मैं मानूंगा एग्रीकल्चर इनकम, नहीं मानूंगा, आपका नॉर्मल इनकम होगा वो, ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ जैगरी कन्वर्टेड फ्रॉम सुगर केन ग्रोन ऑन ओन लैंड, अगर कोई लैंड है, लैंड में अगर आपको मान के चलो कोई अगर जैगरी आप सेल करते हो, ठीक है, वो सुगर केन से कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, तो वो भी आपको माना जाएगा कि बेसिकली क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फ्रॉम ब्रिक मेकिंग, ठीक है, ब्रिक बना रहे हो आप, उसके लिए आप कुछ जगह सेल कर रहे हो, कोई जगह सेल कर रहे हो, सेल ऑफ अर्थ मींस कुछ जगह सेल कर रहे हो ब्रिक मेकिंग करने के लिए, तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। एंड इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्रॉप्स, सिर्फ मैंने आपको बहुत पहले एग्जांपल दिया था बताते बताते कि अगर मान के चलो ऐसा कोई जगह है, जैसे ये जो पॉइंट है मैं आपको बताया था, जैसे मान के चलो ये जो नॉर्मल इनकम का जो पॉइंट बताया था, इनकम फ्रॉम स्टोर्स, नॉन एग्रीकल्चर इनकम का रेंटल इनकम फ्रॉम स्टोर्स, तो आपका एक जगह है, ठीक है, वो पे आप बिल्डिंग बना के रखे हो और वहां पे आप क्या करो, दूसरा जो फार्मर्स रहते हैं उनको बोलते हो आप ना स्टोर करो यहाँ पे आपका सामान, ठीक है, उन लोगों के पास जगह नहीं है, आप स्टोर करो यहाँ पे, तो वहां से आपका कुछ अगर इनकम आता है वो भी नहीं मानूंगा, वो भी इनकम में नहीं बनूंगा, क्योंकि आप वो लैंड अगर वो जमीन अगर यूज कर रहे हो स्टोरिंग क्रॉप्स के लिए, जो आपका कोई एक्टिविटी जिसमें नहीं है, सिर्फ आप वहां से इनकम डिराइव कर रहे हो, तो मैं आपका वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानूंगा, सिंपली नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानूंगा, दैट्स ऑल, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बच्चों अच्छी तरह से पढ़ना है इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यूज वगैरह सारा आता है, और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, कौन सा मतलब आपका एग्रीकल्चर मेनली आपको देखना पड़ेगा, जब भी आप एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को सेग्रीगेट करोगे, देखना कि 2-3 चीज, एग्रीकल्चर लैंड में वो हुआ है कि नहीं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जुड़ा है कि नहीं, कोई इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशन से वो इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली वो जुड़ा है कि नहीं, ठीक है। एज वेल एज सब देखोगे कि आपका जो इनकम जनरेट हो रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड से जनरेट हो रहा है, लेकिन दूसरा कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है वहां से आपका कुछ जनरेट इनकम आ रहा है, वो भी होता है, तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, जैसे मैंने बोला था फाइनेंस एक्ट 1973 में एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दिया है, ठीक है, मतलब ऐड करके कैलकुलेशन करते हैं, अगर 5000 का ऊपर अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है तो ये दोनों को क्लब किया जाता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है टैक्स का, ठीक है। उसके बाद पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो डिडक्ट करते हैं, उसके बाद आपका नॉर्मली टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो अब देखो आप लोग कि ये जो मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, अब ये जो एग्रीकल्चर इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम को आपको ना कोई भी अगर इनकम एग्रीकल्चर इनकम है आपका, तो उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है, सोचने के बाद उसको बाइफर्केट किया है कि आप इसको बिजनेस इनकम मानो या नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानो, और ये आप एग्रीकल्चर इनकम मानो, दोनों में बांट दिया है इनकम को, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट देख रहा है कि बहुत रिच फार्मर्स जो लोग होते हैं वो लोग इनकम इवेट करने के लिए, मतलब सॉरी टैक्स इवेट करने के लिए, नॉट इनकम, टैक्स को इवेट करने के लिए, इनकम को हाइड करने के लिए
वो लोग क्या करते हैं, ये सब मतलब प्रॉब्लमेटिक चीजें करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई टैक्स पे करे नॉर्मल बहुत मेहनत करने के बाद, और कोई रिच फार्मर है वो टैक्स नहीं पे करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप्स उठाया और स्टेप्स में कुछ इनकम ऐसा डाला है जो कि आपका जैसे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग या कुछ रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, तो उसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम को सेग्रीगेट किया जाएगा, और उसके हिसाब से आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम आप टैक्स पे करो। बढ़िया, क्लियर। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ठीक है बच्चों। ये लोग यहाँ पे इनकम टैक्स का कुछ रूल है, ठीक है, ये रूल आप लोगों को याद रखना है। इनकम टैक्स का जो रूल है, ठीक है, ये रूल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो भाई टी, हम लोग बहुत मजे तरीके से चाय खाते हैं, अच्छे तरीके से चाय पीते, बहुत चाय पीते, बहुत मजे करते, सुबह रात को दिन को, पढ़ाई करने के टाइम पे अगर किसी का चाय का मतलब टी का हैबिट है तो वो टी लेते हैं, ठीक है। मतलब सुबह नींद से उठने के बाद भी टी, रात को जाने के पहले भी टी, जो भी हो, ठीक है, बहुत जन लेते हैं, ग्रीन टी भी यूज करते हैं बहुत लोग। तो ये जो टी है, टी आपका रूलेट है, क्या है आपका रूलेट। आपका अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, आप अगर इंडिया में टी चाय अगर उगाते हो या उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, तो उसके लिए बोला गया है कि आपका एग्रीकल्चर फॉर ए एंड नॉन एग्रीकल्चर फॉर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, सिंपल, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है, ये जो टी आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हो, इसके लिए आपको 60% एग्रीकल्चर माना जाएगा और 40% आपको नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो ये 40% के ऊपर टैक्स पे करो आप, ये 40% के ऊपर आप टैक्स पे करो, ये 40% के ऊपर आप टैक्स पे करो, और 60% आपको मैं छूट दूंगा अंडर सेक्शन 10(1), ठीक है। नंबर 1 हो गया, ये टी के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोलूंगा आपका, मान के चलो आपका रबर। अब रबर अगर आपको मान के चलो, सेल ऑफ रबर ग्रोन बाय सेलर इंडिया, मैं रबर को ग्रो किया एकदम फर्स्ट पॉइंट से, टीलिंग ऑफ लैंड से शुरू करके सारे एक्टिविटी, बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज करने के बाद मैं उसको ग्रो किया और मार्केटेबिलिटी किया। मार्केटेबिलिटी मतलब अगर मार्केट में बेच पाऊंगा ऐसा सिचुएशन में उसको लाया, उसके बाद मैंने मार्केट में उसको बेचा। तो मेरा सिंपल है कि 65% में उसको मानूंगा, 65% में उसको मानूंगा, 65% में उसको मानूंगा नॉन एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम, एंड 35% में उसको मानूंगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। 65 एग्रीकल्चर, 35 नॉन एग्रीकल्चर। मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जो है वो एग्रीकल्चर में डालना है। आप देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो परसेंटेज है मैक्सिमम, वो सारे एग्रीकल्चर इनकम में कवर होता है, बाकी सारे नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कवर होता है। तो रबर अगर आपका ग्रोइंग एंड आप यहाँ इंडिया में सेल करते हो, तो आपको 65-35 का रूल है 7A में, ठीक है। इसके बाद आप कॉफी में आ जाओ। मैं पहले टी का एग्जांपल क्यों लिया पता है, क्योंकि सबसे पहले टी को हम लोग प्रेफर करते हैं, उसके बाद कॉफी, कॉफी से बहुत एनर्जी आता है, ठीक है, तो हम लोग उसके बाद कॉफी को प्रेफर करते हैं। नींद भी नहीं आता कॉफी ज्यादा पीने से, ठीक है, तो आप लोग अवॉइड करना थोड़ा कॉफी ज्यादा पीना। तो क्या होता है, कॉफी एक्चुअली कैफीन रहता है ना, इसलिए थोड़ा मतलब वो प्रॉब्लमेटिक होता है, कोई बात ना, नॉर्मली जिसका हैबिट है वो आप लोग ले सकते हो, दैट्स ऑल। तो कॉफी अगर आपका ग्रोन होता है, ठीक है, सो सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, सेलर ही आपका अगर कॉफी ग्रो करते हैं उसके बाद उसको क्योर करते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद उसको इंडिया में बेचते हैं, तो उसमें 75 एंड 35 माना जाता है, 75-35, और ये रूल 7B(1) में आता है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया, क्योंकि कॉफी जो होता है ना, कॉफी मेनली बहुत बहुत ज्यादा कॉफी आता है ब्राजील से, ब्राजील का कॉफी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो इंडिया का जो कॉफी है, ताकि लोग इंडिया में मतलब थोड़ा डिपेंडेंट हो, इंडिया थोड़ा डिपेंडेंट हो खुद के ऊपर के, मैं कॉफी उगा सकता हूँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा छूट कॉफी में देकर रखा है, 75-25, ठीक है, 75 एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर 25%। इसके बाद अगर आप सेल ऑफ कॉफी, अगर मान के चलो कॉफी ग्रोन किया आपने, क्रिएट किए, रोस्टेड किए, तोड़ा रोस्टेड कर लिए, ग्राउंडेड उसको कर लिया अच्छी तरह से, बाय द सेल इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग ऑफ किकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट, ओके, उसके तो नेस्काफी जो बना आपका, ठीक है, नेस्काफी में आपने क्या किया, आपने पूरा ग्रो किया उसको, नेस्ले इंडिया जो है, ठीक है, नेस्काफी नेस्ले इंडिया का मतलब नेस्ले इंडिया जो कंपनी है वही नेस्काफी बनाते हैं, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया ने क्या किया, पूरा अच्छी तरह से कॉफी को ग्रोन किया, क्योट किया, रोस्टेड किया एंड ग्राउंडेड भी किया उसको, उसके बाद उसमें मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो होता है वो उसको मिक्सिंग किए, उसके बाद उसको मार्केट में बेच दिया। तो इसके लिए बोला है भाई 60-40, इसके लिए बोला 60-40 नॉर्मल, क्योंकि आपने बहुत सारा काम कर दिया इसमें, आपने इसे बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ ग्रो अगर आप उसके बाद क्रिएट करके बेच देते हो तो आप नॉर्मल एक्टिविटी की हो, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा छूट दूंगा। लेकिन आप उसके ऊपर अगर बहुत सारा मेहनत की हो, बहुत काम किए उसमें, तो मैं आपको 60% 40% दूंगा, क्योंकि उसका ज्यादा दाम भी बढ़ जाएगा, तो 60-40 आपको मैं दूंगा, ठीक है। ये क्या है, कॉफी ग्रोन
cured and with or without mixing of chicory or flavoring ingredients. ओके बच्चों, क्लियर एकदम। तो याद रखना है, चाय भाई 60-40, कॉफी अगर इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके बेचते हैं मार्केट में तो 60-40, ठीक है। अब ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ऊपर वाला 8 नीचे वाला 7, ठीक है, ऊपर वाला 8 नीचे वाला 7B1, ठीक है, 7B1 है, 7 है, 7B1 है, ठीक है, एक सेकंड ना, 7B1 है, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब उसके बाद कॉफी अगर आप सिंपली ग्रो करते हो और क्योर करके बेचते हो मार्केट में डायरेक्ट में तो 75-25, ठीक है। और अगर रबर का आपको काम है, ग्रो करते हो इसके बाद आपको उसको मार्केट में बेचते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपका 65-35 नॉर्मल। डन। ये मैं आपको एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया। क्वेश्चन में पूछ सकता है या आपको कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो आपको देखोगे ये जो बाइफर्केशन है, ये बाइफर्केशन आपको हेल्प करेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स ऑफ इंडिविजुअल और एनी एंटिटी एक्सेट्रा, करेक्ट, ये आपको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट आपके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। चलो एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले एग्जांपल मुझे विद रीजन डालना है, ठीक है, विद रीजन डालना है कि एग्जांपल के थ्रू में कि मेरा अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो क्यों है, मैं क्यों इसको एग्रीकल्चर इनकम बोल रहा हूं। लेट्स सी, इनकम ऑफ ₹25,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका। सबसे पहले तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, हार्डकोर रिजेक्ट। देखो अब यहां पे क्लियरली लिखा है श्रीलंका, यहां पे क्या लिखा है, श्रीलंका। तो मेरा जो पहला एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2(1) है, वहां पे जो पहला कंडीशन था लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले तो ओमिट इसको, एकदम रिजेक्ट कर दो, ये इनकम होगा ही नहीं मेरा एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। इनकम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द लैंड यूज्ड एज स्टोन क्वेरीज, सॉरी हाँ स्टोन क्वारीज, करेक्ट। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो इनकम ऑफ ₹25,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड, सॉरी इनकम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द लैंड यूज्ड एज स्टोन क्वेरीज। तो आप अगर कोई लैंड में आप स्टोन क्वेरीज का काम करते हो, ठीक है, तो वो मैं इसको क्यों मानूंगा, वो तो कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन है नहीं आपका, कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन है क्या आपका। तो why I will consider this income as agricultural income? I will not consider this income as agricultural income. It is a नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर से जुड़ा ही नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा रीजन में, इट इज नॉट इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर इनकम, इट इज नॉट इंसिडेंटल। 2 नंबर क्या है, नॉट इंसिडेंटल। मैंने बोला था अगर इंसिडेंटल कोई ऑपरेशन है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, तो मैं उसको मानूंगा एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन यहाँ पे कोई इंसिडेंटल एग्रीकल्चर है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर देखोगे तो साफ साफ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है स्टोन क्वेरीज, ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक, बटर एंड चीज मेकिंग एक्सेट्रा, क्योंकि वो सारा चीज होके आता है यहाँ पे ये जो आप काम कर रहे हो ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के बाद से भी बाद वाला काम कर रहे हो आप, ठीक है, प्रोडक्ट को पूरा अच्छी तरह से बना के मार्केट में बेचने के लिए। तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें कोई एग्रीकल्चर कोई इंसिडेंट मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशन रिलेटेड कोई एक्टिविटी रिलेटेड कोई जुड़ा ही नहीं रहता है। सो व्हाई आई एम गोइंग टू कंसिडर इट, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर इट, नॉर्मली आई विल टेक इट एज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम फॉर दिस, ओके। नाउ अब इसके बाद आप देखो, सॉरी, सैलरी ऑफ ₹30,000 रिसीव बाय ए पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। डेफिनेटली मैंने तो साफ साफ बोला है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन में जुड़ा हुआ है कोई फर्म, अगर उससे कुछ आपका सैलरी इनकम आता है, इंटरेस्ट कैपिटल आपका इनकम आता है, मतलब आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट की हो एज ए पार्टनर उस पर्टिकुलर फर्म में जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में जुड़ा हुआ है, वहां से अगर कुछ आपको इंटरेस्ट इनकम होता है और वो फर्म आपको अगर साल भर में कुछ इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, उससे आपको कुछ शेयर करता है प्रॉफिट एज ए पार्टनर, एज वेल एज आपको कुछ सैलरी देता है, तो वो सारा चीज आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो मैं इसको एग्रीकल्चर इनकम 30,000 कंसीडर करूंगा, ठीक है। देखो एज द फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, सो आई विल कंसीडर इट एज एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ ₹26,000 रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। साफ साफ ना मना है भाई, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जुड़ा है फर्म, कंपनी, मेरा कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई रोल नहीं है। तो I am earning some dividend from this particular company which is engaged in agriculture operation, but I am doing nothing, I am just investing in that particular company, so this income will not considered as a income, agriculture income. So क्या लिखा है यहाँ पे, as I am primary holding is share not land, मैं तो लैंड होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शेयर होल्ड कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टर हूँ मैं, तो मुझे कुछ शेयर वगैरह जो दिए वो होल्ड कर रहा हूँ, तो वो मेरा माना ही नहीं जाएगा एज ए एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है।
इसके बाद देखो इनकम फ्रॉम फिशरीज ऑफ रुपीज 12,000 इन इंडिया, ठीक है। तो फिशरी डेफिनेटली एग्रीकल्चर लैंड से तो जुड़ा ही नहीं है, डेफिनेटली जुड़ा नहीं है, तो मैं उसको नहीं मानूंगा कि वो फिशरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम। सिंपल क्या है देखो, इट इज बेसिकली क्या है, नॉट इंसिडेंटल एग्रीकल्चर। सेम पॉइंट नंबर 2, स्टोन क्वेरीज हो गया, फिशरीज हो गया, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल मतलब लाइफ स्टॉक्स हो गया, चीज एंड बटर मेकिंग में सारा होता है आपका नॉन इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर। दैट इज व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग इज एग्रीकल्चर इनकम, rather I will consider it as a non-agricultural income. Correct? Next, income by way of selling rice produced from a paddy purchased by the SAC of rupees 28,000. क्या यहाँ पे क्या लिखा है, income by way of selling rice produced from the paddy purchased by the SAC of rupees 28,000. अब बताओ इसमें क्या होता है। तो मैंने राइस सेल किया, ठीक है, जो राइस मैंने प्रोड्यूस किया पैडी परचेस करने के बाद, तो थोड़ी है ये मैं एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम कहां से होगा, मैं पैडी मतलब जो मतलब गेहूं होता है ना, जो बेसिकली प्लेन जो मतलब राइस का जो सीड्स वगैरह होता है, जो सिंपल होता है, या गेहूं का जो मतलब बीज जो होता है, वो मैं सिंपल परचेस करके उसके बाद मैं उसको प्रोड्यूस करके बेचा हूं, क्या इनकम होता है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा मेरा इनकम। क्या है देखो यहाँ पे लिखा है, इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस प्रोड्यूस ऑफ द paddy purchased by the SC 28,000, non-agricultural income 28,000, because not involving any basic operation like preparation of land, sowing seeds। कहाँ पे मैंने किया है, मैंने वो बीज लाया, ठीक है, पैडी को लाया, यहाँ पे मशीन में डाला, कर दिया, खत्म, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ स्किप किया क्या, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने पॉइंट नंबर एफ को मतलब एग्जाम्पल एफ नंबर को स्किप कर दिया, सॉरी। चलो उसको पढ़ते हैं अब। कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ रुपीज 32,000 फॉर द रिक्विजिशन ऑफ लैंड which has been used for agriculture operation। ओके, कोई कंपेंसेशन आपको मिला है कहां से, गवर्नमेंट से, कितना, 32,000 का, फॉर द रिक्विजिशन ऑफ लैंड which has been used for agriculture operation। तो कोई लैंड अगर आपका है, ये एक लैंड है, ये गवर्नमेंट ने शायद कोई काम के लिए लिया होगा, या गवर्नमेंट के कोई काम से आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज हुआ, कुछ भी हुआ है, कुछ एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे, उसके लिए आपको कुछ कंपेंसेशन मिल रहा है, और जो कंपेंसेशन आपको मिल रहा है वो आपका एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए है, तो ये आपको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। क्योंकि जो मैं इनकम डिराइव कर रहा हूँ, जो इनकम मैं डिराइव कर रहा हूँ, जो इनकम मुझे मिल रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मिल रहा है, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मिल रहा है, जो लैंड से मुझे इनकम मिल रहा है, यहाँ पे देखो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मुझे इनकम मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिस इनकम विल कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम, डेफिनेटली इनकम इज कंसिडर एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है बच्चों। ओके ओके, तो बच्चों प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आप लोग प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज करो आप, ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड आपसे जितना हो सकता है आपका दोस्त को शेयर करो, एज वेल एज आपका कोई रिलेटिव से, जो मतलब रिलेटिव में कोई अगर बच्चा पढ़ता है, ठीक है, तो उनको भी प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स के पास रीच करना, शेयर करना, ताकि उन लोगों को जो लोग मतलब क्लियर नहीं, मतलब जो लोग के पास कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जो लोग के पास रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग जितना से ज्यादा मैक्सिमम हो सके रिवीजन करे और एग्जाम में अच्छी तरह से पास करे और कंसेप्ट भी बिल्ड करे अपना, ठीक है, बेस एकदम बेस से। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा यही कि प्लीज बच्चों शेयर करो, एंड प्लीज आपको पसंद है तो लाइक बटन दबा देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट एग्जांपल, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट which are of spontaneous growth and in relation of which forestry operation only perform। तो जहां पे भी आपको स्पॉन्टेनियस ग्रोथ दिखेगा, आपको मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये जो वर्ड है ना, ये जो दो वर्ड है स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, आप बच्चों आंख बंद करके इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानोगे, आंख बंद करके एकदम, ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं, एग्जामिनेशन में आप पढ़ लेना, क्वेश्चन जरूर पढ़ना, लेकिन ये वर्ड जब रहेगा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि एकदम क्लियर है, सर ने बोला था कि ये स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है, तो मेरे एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, तो सिंपली एग्रीकल्चर इनकम है नहीं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है, ठीक है, और इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर है भी नहीं। चलो एक बार देखते हैं आंसर, देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट व्हिच आर ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ एंड इन रिलेशन ऑफ व्हिच फॉरेस्ट्री ऑपरेशन आल्सो आर परफॉर्म, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है बच्चों, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एंड सीन्स कोई भी बेसिक ऑपरेशन लाइक टीलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, कोई भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं कैसे मानूंगा, ये कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन्वॉल्व भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे मानूंगा, सिंपल, ठीक है, कोई बेसिक ऑपरेशन। करेक्ट है बच्चों, क्लियर है आज का कंसेप्ट एकदम। तो बच्चों आज का जो कंसेप्ट था आई थिंक सो क्लियर हो गया आपको। तो बच्चों अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, अगर आपको कोई जगह पे आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए,
तो प्लीज़ रीच आउट टू मी इन द बिलो मेल ID एज वेल एज द फ़ोन नंबर गिवन। ओके, एंड आपको अगर पसंद आया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द इनकम एग्जाम्पल टैक्स, प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।